यू एक मासूम और नेक दिल लड़का था, लेकिन उसकी जिंदगी किसी हॉरर मूवी से कम नहीं थी। बचपन में उसे प्यार दुलार तो छोड़ो, उसके माँ बाप उसे ऐसे ट्रीट करते थे जैसे गलती से घर में आ गया हो। बाकी बच्चों को उनके माता पिता परी और राजकुमार समझते हैं, लेकिन इसके तो ऐसे तेवर थे कि इसे सीधा शैतान घोषित कर दिया गया। पहले जुबानी लात घूंसे चलते थे, फिर असली वाले भी चालू हो गए। हालत इतनी खराब हो गई कि एक दिन इसके पापा जी ने इसे सीधा स्वर्ग का टिकट देने की ठान ली, पर किस्मत भी कहरी थी। खुद बच गया, लेकिन माँ बाप को खो बैठा। अब तकदीर इसे सीधे अनाथालय पहुंचा देती है, जहाँ इसे डायरेक्टर साहब मिले और वही मिका और बाकी बच्चे भी। ये बच्चे भले ही अच्छे थे, लेकिन यू के दिल में पिछले हादसे अभी तक जिंदा थे। भरोसा करना उसके बस की बात नहीं थी। उसे लगता था कि फैमिली का मतलब ही दर्द और तकलीफ है। वो जितना दूर भागता, उतना ही ये अनाथालय के बच्चे इसे अपनाने की कोशिश करते। धीरे धीरे इसका दिल पिघलने लगा और इसे लगने लगा कि शायद ये लोग उसकी असली फैमिली हो सकते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। अचानक एक खतरनाक वायरस फैला, जिसने 13 साल और उससे बड़े लोगों को सीधा ऊपर भेज दिया। यू और बाकी छोटे बच्चे ही बचे थे, लेकिन उनकी मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। हालात का फायदा उठाकर पिशाचों ने इन बच्चों को उठा लिया और अपने अंडरग्राउंड शहर में ले जाकर सीधा ब्लड बैंक बना दिया। 4 साल बाद हर दिन खून देना इनकी नई जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन यू को अब ये ह्यूम फार्म पसंद नहीं था। वो आजाद होना चाहता था। एक दिन जब वो मिका से अपने दिल की भड़ास निकाल रहा था, तभी उसने देखा कि 2 पिशाच छोटे बच्चों पर ऐसे जूते चला रहे थे जैसे वो इंसान नहीं, सड़क पर पड़े कूड़े के थैले हों। ये देखकर यू का खून खौल उठा। वो गुस्से से तिलमिलाया और बिना कुछ सोचे समझे उन पिशाचों पर टूट पड़ा। लेकिन अफसोस, 12 साल का बच्चा और ताकतवर पिशाच, ये लड़ाई वैसी ही थी जैसे मच्छर हाथी से टकराने की कोशिश करे। यू की हालत पहले ही खराब थी, लेकिन पिशाचों की बेरमी अभी बाकी थी। उनमें से एक ने उसे गर्दन से पकड़कर हवा में टांग दिया, जैसे कोई पुराने कपड़े सुखा रहा हो। धमकी दी कि अगर ज्यादा उछला तो सीधा नीचे फेंक देगा। मिका ये देखकर घबरा गया। दोस्त को बचाने के लिए वो पिशाचों से मिन्नतें करने लगा, मगर उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। सब कुछ खत्म ही लग रहा था कि अचानक फेरेड, एक रईस पिशाच, वहाँ टपक पड़ा और बाकी पिशाचों को यू को नुकसान पहुँचाने से रोक दिया। मिका ने फेरेड को देखकर मुस्कुरा दिया और वो भी बड़े ठाट बाट से उसे रात में अपने मिशन आने का न्योता दे गया। यू को ये देखकर झटका लगा। मिका और इस रईस पिशाच का क्या कनेक्शन था? उस रात यू छत पर लेटा सोच रहा था कि आखिर मिका कहाँ गया। तभी अनाथालय के किसी बच्चे ने उसे अंदर खाने के लिए बुलाया। अंदर सब खुश थे क्योंकि उस दिन खाने में करी बनी थी और जिसने भी ये बनाई थी उसने सबको बताया कि मिका की बदौलत ही ये मुमकिन हुआ था। यू को मिका कहीं नजर नहीं आया तो उसने पूछताछ शुरू की। तभी उसे पता चला कि मिका तो फेरेड के मिशन गया था। अब यू को समझ आ गया, मिका ने इन बच्चों के लिए खाना जुटाने के लिए अपना खून बेच दिया था। ये सोचकर उसके हलक से निवाला नीचे नहीं उतरा। रात को जब मिका वापस आया तो यू ने उसे सीधा पकड़ लिया, लेकिन मिका खुश था, मानो कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। उसने बताया कि उसने फेरेड के मिशन से एक मैप और गन चुरा ली है। अब उनके पास इस नरक से भागने का मौका था। उम्मीद की एक किरण देखकर दोनों ने बाकी बच्चों को जगाया और अंडरग्राउंड शहर से बाहर निकलने की ओर बढ़ने लगे। मगर जैसे ही वे एग्जिट के करीब पहुंचे, फेरेड वहाँ पहले से खड़ा था, जैसे इस पल का इंतजार कर रहा हो। वो मुस्कुराया और बताया कि उसने जानबूझकर उन्हें भागने दिया था ताकि उनकी उम्मीदों को आखिरी पल पर कुचल सके। इसके बाद उसने एक एक कर बच्चों का बेरमी से कत्ल करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारे बच्चे उसकी खूनी हवस का शिकार हो गए और सिर्फ मिका और यू ही बचे। अपने दोस्त को बचाने के लिए मिका ने गन उठाकर फेरेड पर फायर किया, मगर उससे पहले ही फेरेड ने अपने पंजे से उसे बुरी तरह छलनी कर दिया। खून से लथपथ मिका ने यू को भागने के लिए कहा, लेकिन यू ने गन उठाई और सीधा फेरेड के सिर में गोली मार दी। मगर बहुत देर हो चुकी थी। मिका अपने ही खून की नदी में डूब चुका था। यू ने उसे घसीटकर बाहर निकालने की कोशिश की, मगर मिका ने उसे धक्का देकर कहा, भाग जा, इससे पहले कि तू भी मारा जाए। यू के चेहरे पर आंसू थे, कपड़े मिका के खून से भीग चुके थे। आखिरी बार दोस्त की लाश को देखकर वो अंडरग्राउंड शहर से भाग निकला। यू जैसे तैसे मौत के मुंह से निकला, लेकिन बाहर आते ही उसे एक और नया झटका मिला। सामने गुरिन और उनकी टीम खड़ी थी, मून डीमन कंपनी के सिपाही जो पिशाचों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। गुरिन ने यू को देखा और उसे हाया कुया अनाथालय का छुपा हुआ हथियार कहकर बुलाया। फिर उसे एक मौका दिया, अगर वो बदला लेना चाहता है तो उनके साथ आकर लड़ सकता है। दिल टूटा हुआ था, आंखों में आंसू और सीने में जलता हुआ गुस्सा। यू ने गुरिन की बातों को आखिरी उम्मीद की तरह पकड़ा और कसम खाई कि अब वो खुद को एक हथियार बना देगा और हर एक पिशाच का सर्वनाश करेगा। 4 साल बीत गए। पिशाचों के हाथों अपना परिवार खोने के बाद यू का दिल अब ठंडा नहीं बल्कि गुस्से से भरा हुआ था। अब उसे किसी से जुड़ने से डर लगता था, कहीं फिर से कोई छिन न जाए। गुरिन ने उसे मिलिट्री स्कूल में भर्ती करवा दिया था, लेकिन तब से उससे कोई बात नहीं की। गुरिन का ध्यान खींचने के लिए यू ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे उसे सस्पेंड कर दिया जाए। शायद इस बहाने गुरिन उसे फाइटिंग टीम में शामिल कर ले। लेकिन तभी उसकी क्लासमेट शिनोआ ने उसे छेड़ा और कहा कि उसे
सीधा रहने की जरूरत है। उसने गुरिन का एक मैसेज दिया, जब तक दोस्त नहीं बनाओगे तब तक आर्मी में भर्ती नहीं हो सकते। ये सुनकर यू की जल गई। क्या बदला लेने के लिए अब उसे दोस्त बनाने पड़ेंगे? गुस्से में वो क्लास से बाहर निकला, लेकिन शिनोआ उसके पीछे लग गई। उसने बताया कि उसे यू की हरकतों पर रिपोर्ट बनानी है। इसी बीच दोनों ने स्कूल में हंगामा सुना। जाकर देखा तो उनका क्लासमेट योइची कुछ गुंडों के निशाने पर था। यू को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब उन गुंडों ने योइची को लाइव स्टॉक कहा तो उसके जख्म फिर से हरे हो गए। शिनोआ ने चेतावनी दी कि अगर उसने किसी सिविलियन पर हमला किया तो गुरिन उसे आर्मी में नहीं लेगा। इसलिए यू को जबरदस्ती चुप रहना पड़ा और ऊपर से खुद भी पिट गया। अब तक तो वो सिर्फ योइची को बुली किड समझ रहा था, लेकिन अब वो खुद बुली किड 2 बन चुका था। बदमाशों के लिए छोटे मोटे काम करते वक्त योइची ने यू को बताया कि वो मिलिट्री स्कूल क्यों ज्वाइन करना चाहता है। उसकी बहन ने उसे बचाते हुए अपनी जान गंवा दी थी और अब वो उससे बदला लेना चाहता था। यू का दिल पसीजने की जगह कटाक्ष मोड में चला गया। उसने साफ कह दिया, तू बहुत कमजोर है, आर्मी में जाने के लायक नहीं है। ये सुनकर योइची की आंखें भर आई, लेकिन इससे पहले कि और ड्रामा हो पाता, पास की बिल्डिंग में एक जबरदस्त धमाका हुआ। सायरन बज उठे, एक पिशाच भाग चुका था। शिनोआ ने लड़कों को सुरक्षित जगह पर जाने को कहा, जबकि वो खुद मून डीमन कंपनी से संपर्क करने चली गई। लेकिन यू को अब बस एक ही चीज दिख रही थी, गुरिन को साबित करना कि वो लायक है। धड़कन तेज थी, डर भी था, लेकिन जुनून और गुस्सा उससे कहीं ज्यादा था। यू पीछे भागा और स्कूल में घुस गया। अपनी तलवार उठाई और एक क्लासरूम में जा पहुंचा, जहाँ एक पिशाच एक स्टूडेंट की गर्दन में अपने नुकीले दांत गड़ाने ही वाली थी। यू ने एक पल भी गवाए बिना दखल दिया। पिशाच ने तुरंत अपना टारगेट बदल लिया। अब उसे यू का खून चाहिए था। वो बेहद तेज और ताकतवर थी। यू की तलवार के हर वार को चकमा दे रही थी और अपने नाखूनों से भयंकर हमले कर रही थी। जैसे ही पिशाच उस लड़की पर झपटी जिसे वो शुरू में निशाना बना रही थी, अचानक से योइची कहीं से प्रकट हुआ। हाँ, वही योइची जो अभी तक डरा समा था, अब सामने आ गया। उसने पिशाच को टैकल कर दिया, जिससे यू को एक छोटा सा मौका मिल गया। लेकिन पिशाच इस दखल से भड़क गई और गुस्से में योइची पर वार करने लगी। यू ने अपनी तलवार से रास्ता रोक दिया, लेकिन पिशाच ने उसे गले से पकड़ लिया और खिड़की से कूद गई। अब दोनों हवा में थे। यू ने मौका देखकर उसकी तलवार पेट में घूम दी, जिससे पिशाच दर्द से चीख उठी। लेकिन वो फिर भी कमजोर नहीं हुई, बल्कि उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो उसका खून पीकर फिर से ताकतवर हो जाएगी, इससे पहले कि मून डीमन कंपनी यहाँ पहुँचे। लेकिन तभी गुरिन अचानक प्रकट हुआ। उसने अपनी शापित तलवार सीधा पिशाच के दिल में घूम दी। पिशाच के प्राण वही पखेरु हो गए। यू ने तुरंत गुरिन से कहा, अब तो मुझे कंपनी में ले लो। लेकिन गुरिन ने उसे ताने मारते हुए कहा, मुझे उन बच्चों से नफरत है जो टीम वर्क नहीं समझते, और उसे फिर से ठुकरा दिया। इतने में योइची आया और रोते रोते यू से लिपट गया। तू ठीक है ना? मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन ये इमोशनल सीन ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि योइची ने जोर से यू को मुक्का मारकर बेहोश कर दिया। शिनोआ ने हंसते हुए ताना मारा, अब तो तुम्हें यू को टीम में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने दोस्त बना लिया है। गुरिन हक्का बक्का रह गया। बेहोश होने के बाद यू ने अपने अनाथालय के परिवार का सपना देखा। मिका उससे बोला, अच्छा किया दोस्त बना लिया, सिर्फ बदले के लिए जीना बहुत दर्दनाक होता है। अब हम तुम्हारी फिक्र नहीं करेंगे। जैसे ही वे चलने लगे, यू ने चिल्लाकर मिका को रोकने की कोशिश की। रुको, मत जाओ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो दर्द से मिका का नाम पुकारने लगा। उसने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अचानक उसकी आंखें खुली। वो अब एक अस्पताल के बिस्तर पर था। योइची उसके पास बैठा था। शिनोआ ने बताया कि सेना ने उनके साहसिक कार्यों को मंजूरी दे दी है और अब वे आधिकारिक रूप से मून डीमन कंपनी का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ दिनों बाद यू पूरी तरह से ठीक हो गया और अगले चरण के लिए तैयार था। गुरिन, जिसने यू में बदलाव देखा था, अब मान चुका था कि वो तैयार है। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपना कर्ज गियर मिले। कर्ज गियर एक शक्तिशाली हथियार था जो एक राक्षस द्वारा शापित था। यू, योइची और एक और लड़का गुरिन के साथ अनुष्ठान कक्ष में पहुँचे, जहाँ उन्हें अपने शापित हथियार प्राप्त करने थे। रास्ते में गुरिन ने समझाया, हर कर्ज गियर में एक प्राचीन और शक्तिशाली राक्षस बंद है। अगर तुम इसे वश में नहीं कर पाए तो ये तुम्हें खा जाएगा। अनुष्ठान शुरू हुआ। यू ने आगे बढ़कर एक हरी ब्लेड वाली तलवार उठाई। अचानक उसकी आंखें बंद हो गई और वो खुद को एक अजीब दुनिया में चलता हुआ महसूस करने लगा। ये जगह चारों ओर बादलों से भरी एक रहस्यमयी दुनिया थी, सुकून भरी, लेकिन कुछ गलत था। फिर उसने सुना यू। उसने मुड़कर देखा, मिका खड़ा था। यू हैरान रह गया, लेकिन फिर उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। मेरी भावनाओं से मत खेलो राक्षस, तुम मिका की नकल कर रहे हो। मिका हल्के से मुस्कुराया, मुझे लगा कि तुम्हारी सबसे कमजोर कड़ी को छूकर तुम्हें हिला सकता हूँ, लेकिन तुम तो हिले भी नहीं। यू ने तलवार उठाई और गरजते हुए कहा, बस बहुत हुआ, मेरा समय मत बर्बाद कर और वो ताकत दे जो मैं चाहता हूँ। अचानक मिका के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी जगह एक काली अज्ञात आकृति उठ खड़ी हुई। राक्षस ने अपना असली रूप दिखाया। उसने यू से पूछा, तुम इस शक्ति के लिए इतने बेताब क्यों हो? यू ने बिना झिझके जवाब दिया, बदला लेने के लिए, क्योंकि मैंने अपना परिवार खो दिया। राक्षस हंस पड़ा, अगर तुम्हें बदला चाहिए तो मैं तुम्हें अनंत शक्ति दे सकता हूँ। लेकिन तभी एक और जानी पहचानी आवाज गूंजी, बस इतना काफी नहीं है यू। यू ने मुड़कर देखा और उसके अनाथालय के साथ
सारे दोस्त जमीन पर मृत पड़े थे। जैसे ही अनाथालय के बच्चों की आवाजें गूंजी, यू का दिल कांप उठा। क्या तुम फिर से हमें छोड़ दोगे? ये कहाँ का न्याय है कि सिर्फ तुम दोस्त बनाओ और खुश रहो? यू के चेहरे पर दर्द झलक उठा, लेकिन उसने दांत भींचकर जवाब दिया, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। उसने पूरी ताकत से राक्षस पर चिल्लाया, बस करो, मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं अपनी हर कीमती चीज की रक्षा कर सकूं। राक्षस कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम्हारा दिल मजबूत रहा तो मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा, लेकिन अगर तुम जरा भी कमजोर पड़े तो मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लूंगा। मेरा नाम असुरमारू है। इसके बाद उसने यू के भीतर की एक भयानक सच्चाई उजागर की। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो अब इंसानी नहीं रहा, शायद किसी प्रयोग का नतीजा है। यू हक्का बक्का रह गया। और एक बात याद रखो यू, इंसान कभी कभी राक्षसों और पिशाचों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। उन पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। यू की आंखें खुली। वो अब भी अनुष्ठान कक्ष में था, हाथ में शापित तलवार थी। उसने चारों ओर देखा। किमिजुकी ने भी अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली थी, लेकिन योइची अब भी अपने राक्षस से लड़ रहा था। बचो! अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। धुएं और धूल के गुबार के बीच गुरिन की गूंजती आवाज आई। योइची नाकाम हो गया। अब वो राक्षस के कब्जे में है। जैसे ही धुआं छटा, सबने देखा योइची पूरी तरह बदल चुका था। उसके नाखून तेज और नुकीले हो चुके थे, दांत पिशाचों जैसे, आंखों के नीचे अजीबोगरीब चिन्ह और पतली धारदार पुतलियां। उसने एक बड़ी हरी धनुष को प्रकट किया और गुर्राया, इंसान कितने बेकार होते हैं। गुरिन ने आदेश दिया, यू, किमिजुकी, उसे मार डालो। यू ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं, मैं योइची को मारने नहीं दूंगा। वो झपट कर आगे बढ़ा और एक जोरदार वार से धनुष को योइची के हाथ से गिरा दिया। गुरिन चिल्लाया, तलवार पर ध्यान दो मूर्ख, असली दुश्मन योइची नहीं बल्कि राक्षस है। लेकिन तभी योइची अचानक अतीत की एक दर्दनाक याद में चला गया। अपनी बहन की आवाज सुनाई दी, योइची, बिस्तर के नीचे छिपे रहो, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। फिर चीखें, खून और एक डरावना सन्नाटा। मैं अब और नहीं छिपूंगा। मुझे अपनी रक्षा के लिए शक्ति चाहिए ताकि मैं अपने दोस्तों को बचा सकूं। उसी क्षण उसने राक्षस को काबू कर लिया। धनुष उसके हाथ में दोबारा प्रकट हुआ, लेकिन इस बार योइची ने उसे फेंक दिया और दौड़कर यू से लिपट गया। गुरिन ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, योइची में जबरदस्त प्रतिभा है, लेकिन अपराध बोध उसकी जीवनी शक्ति को कमजोर कर रहा था। उसने योइची के कंधे पर हाथ रखा, बदले की आग से खुद को मत जलाओ, अपने दोस्तों की रक्षा के लिए जियो। फिर उसने यू की ओर देखा और कहा, अपनी पुरानी फैमिली को भूल जाओ, यही तुम्हारी नई फैमिली है। उसने घोषणा की, तुम तीनों अब एक स्क्वाड के रूप में लड़ोगे। तुम्हारा लीडर होगा शिनोआ। अब जब तीनों ने अपने शापित हथियार प्राप्त कर लिए और टीम वर्क साबित कर दिया, तो गुरिन ने फैसला किया, कल से ही तुम्हें मोर्चे पर भेजा जाएगा, जहाँ पिशाच टोक्यो का कब्जा दोबारा पाने की साजिश रच रहे हैं। अगले दिन जैसे ही कार्गो ट्रक बैटलफील्ड के करीब पहुँचता है, ड्राइवर ऐलान करता है, बस 15 मिनट में पहुँच रहे हैं। पूरी टीम लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी चेनोआ एक बम गिराती है। भाई सच्ची बात बताऊं, अभी के हाल में तुम सब फ्रंट लाइन पर काम के नहीं हो। इससे पहले कि कोई उसका इंसल्ट पर्सनली ले, वो जेब से कुछ मैजिक पिल्स निकालती है और समझाती है, ये लो, इसे खाओ और तुम्हारा डीमन सिंक इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हारी पावर बूस्ट हो जाएगी। एक पिल 1.5x पावर, 2 पिल्स डबल पावर, 3 पिल्स भाई रिप, अंदरूनी अंग फट जाएंगे, सीधा स्वर्ग यात्रा, और हाँ 15 मिनट की बैटरी लाइफ। उसके बाद बॉडी सीधा लो बैटरी मोड में चली जाएगी। यू सुनकर सोच में पड़ जाता है, भाई ये सही में कर्ज गियर की पावर बढ़ाने का तरीका है। शिनोआ कंधे उचका के बोलती है, असल में तो ट्रेनिंग चाहिए, पर इतना टाइम किसके पास है? अभी के लिए यही एक ऑप्शन है। अब मैदान पर एंट्री होती है। ग्रुप पहुंचता है और देखता है गुरिन कोने में घिरा पड़ा है, सामने खूंखार वैम्पायर खड़ा है। चेनोआ बिना टाइम वेस्ट किए हुक्म देती है, सब पिल्स ले लो, ताकत बढ़ाओ और गुरिन को बचाकर भागो। टीम बिना सवाल किए उसकी बात मानती है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, गुरिन को सीधा वैम्पायर छुरा घूम देता है। गुस्से में यू चिल्लाता है, अबे दूर हट गुरिन से। वो दौड़ता है और पूरी ताकत से कर्ज गियर वैम्पायर के सीने के पार घुसेड़ देता है, पर तभी उसकी नजरें वैम्पायर से मिलती है। उसकी आंखें गुस्से से झट से शौक में बदल जाती है। ये मिका है, बचपन का खोया दोस्त, जिसे वो मरा हुआ समझ चुका था। उसी पर वार कर दिया। तभी गुरिन गुस्से में चिल्लाता है, यू ब्लेड कर्स यूज कर, मिका को खत्म कर। पर यू के हाथ कांपने लगते हैं, वो हिल भी नहीं पाता। गुरिन खुद मिका पर वार करने जाता है, पर मिका बिजली की तेजी से अटैक को डॉज कर लेता है। गुरिन का गुस्सा फूट पड़ता है। धड़ाम, गुरिन सीधा यू को घूसा जड़ देता है। तेरी इतनी हिम्मत मेरे ऑर्डर को इग्नोर करने की? यू गिरता है पर तुरंत माफी मांगता है, सॉरी, पर मिका मेरा बचपन का दोस्त है। उसकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगते हैं। गिल्ट से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने उसे छोड़ दिया अकेला मरने के लिए। उधर मिका और वैम्पायर लीडर फेरेड यू के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, और तभी गुरिन पूरे जोश में चिल्लाता है, सब लोग पीछे हटो, जल्दी से रिट्रीट करो। पर यू का एग्जिट गेट फेरेड ने ब्लॉक कर दिया था। फेरेड मुस्कुराते हुए कहता है, ओहो, जाने की इतनी जल्दी क्यों? बच्चे चलो एक गेम खेलते हैं। बस इतना सुनना था कि यू के दिमाग में पुरानी यादें तड़कने लगी। वो मंजर जब इसी फेरेड ने उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। गुस्से में यू का खून खौल उठा। तेरी ये स्माइल, अब फोड़ दूंगा तेरा चेहरा। वो फेरेड पर टूट पड़ता है, पर फेरेड को खरोंच
समझ तक नहीं आती। इधर हालात बेकाबू हो रहे थे और मिका एक शॉकिंग डिसीजन लेता है। यू, मैं तुझे यहाँ से निकाल सकता हूँ, इन इंसानों को छोड़ और मेरे साथ चल। यू चौंक जाता है, पर तू इस फेरेट के साथ क्यों है जिसने हमारे पूरे परिवार को मारा? मिका उसकी बात को झटक देता है और यू को गोद में उठाकर भागने लगता है। तू नहीं समझेगा, ये इंसान तुझे सिर्फ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पर यू गुस्से से चीखता है, नहीं, मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकता। पर तभी यू पीछे देखता है और उसकी रूह कांप उठती है। चेनोआ जमीन पर पड़ी थी, उसकी गर्दन से खून बह रहा था। एक वैम्पायर ने उसे बुरी तरह काट लिया था। यू की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, कुछ अंदर से टूट गया था और फिर कुछ अजीब हुआ। उसकी बाई आंख लाल हो गई, चेहरे पर खून की धार बहने लगी, उसका शरीर ट्रांस में चला गया। अचानक यू एक गोल्डन प्लेन पर खुद को पाता है। वहाँ असुरा मारू खड़ी थी। यू दहशत में पूछता है, तू मुझे पजेस कर रही है? पर असुरा मारू सिर हिलाती है, नहीं, मैं खुद डर रही हूँ उस दानव से जो तेरे अंदर है। वो कोई नॉर्मल राक्षस नहीं, वो एक देवता है जो दुनिया का न्याय करने आया है। तभी यू की आंखों के सामने 7 मैसिव ट्रम्पेट्स प्रकट होते हैं, रोशनी की किरणों से निकलते देवदूत। असुरा मारू चिल्लाती है, अब बहुत देर हो चुकी है, तेरा इंसानी हिस्सा अब खत्म हो रहा है। रियलिटी में यू का पूरा शरीर डरावने तरीके से बदलने लगता है। एक आंख पूरी तरह काली हो जाती है, कंधे से अजीब टहनी जैसी चीज निकलने लगती है। मिका हॉरर में पीछे हट जाता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो यू से कुछ कहने की कोशिश करता है, पर यू सीधा मिका पर वार कर देता है। पूरा गैस स्टेशन तबाह हो जाता है और तभी अंधेरे से उभरता है क्रॉली, वही वैम्पायर जिसने अभी अभी शिनोआ को काटा था। यू ने क्रॉली पर तलवार से ऐसा वार किया कि पूरी बिल्डिंग्स तबाह हो गई, जमीन फट गई, एक गहरा गड्ढा बन गया। लोग सहमे हुए थे, ये आदमी है या कोई कयामत का देवता? क्रॉली हक्का बक्का रह गया। अरे ये बच्चा तो सीरियसली खतरनाक हो गया। पर इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, यू का पागलपन एक नए लेवल पर चला गया। उसने अपनी कर्स गियर को समन किया, पूरा माहौल काले धुएं से ढक गया। ब्लैकनेस का एक विशाल पिलर उठ खड़ा हुआ, इसके टॉप पर एक चमकदार हेडलाइट जैसी चीज बनी और धीरे धीरे वो रोशनी नीचे गिरने लगी। बूम, एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, पूरा इलाका हिल उठा। यू की आंखों में अब सिर्फ एक चीज बची थी, हर पापी का सहार। वो शिनोआ की ओर बढ़ने लगा, सब खत्म कर दूंगा। पर तभी मिका सामने कूद पड़ा। रुक जा यू, मैं तुझे खुद को बर्बाद नहीं करने दूंगा। यू का हमला मिका के सीने पर जा लगा, खून का फवारा फूट पड़ा। गुरिन चीख पड़ा, शिनोआ अभी भी वक्त है, उसे रोक सकती हो। शिनोआ ने यू को पकड़कर जोर से गले लगा लिया। यू प्लीज वापस आ जाओ। यू की आंखों से अंधेरा छटने लगा, उसने खून थूक दिया और बिल्कुल बेसुध हो गया। शिनोआ उसे रोते हुए कसकर पकड़े रही। मिका दुनिया को कोसते हुए फर्श पर गिर गया। पर दूर फेरेड ने अपनी ठंडी उंगलियों से गुरिन की गर्दन पकड़ रखी थी। ही क्या कमाल का मॉन्स्टर तैयार किया है मैंने। पर गुरिन के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। हमें जो चाहिए था वो हम हासिल कर चुके हैं। उधर एक छत पर टारगेट लॉक। शिन्या हिरागा ने अपनी गन उठाई। अब फेरेड की बारी। उसने बया कामारू ट्रिगर दबा दिया और 3 एथेरियल टाइगर्स निकलकर सीधे फेरेड पर झपट पड़े। गुरिन को मत मारना, वो कोई पोकेमोन नहीं है जिसे कैच करना है। फेरेड ने बचने की कोशिश की पर एक स्क्रैच आ ही गया। समझ गया, अगली बार ये वार सीधा मौत देगा। और तभी अंधेरे से इंसान योद्धाओं की एक पूरी फौज निकल आई। किरीटो हरागी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में गुरिन के लिए सिर्फ हिकारत है। एक बैकग्राउंड कैरेक्टर के लिए तूने ठीक ठाक काम किया, पर अब किरीटो लीड करेगा। नवाबों को पकड़ो। अब वैम्पायर्स को हरागी, इंसानों और जापानी इंपीरियल डीमन आर्मी के गुस्से का एहसास होगा। युद्ध शुरू होता है। शिनोआ अंडरग्राउंड जाती है। यू कायरो की खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन की यादें उसके दिमाग में घूमने लगती है। वो एक सीक्रेट लैब के सामने पहुंचती है जहां सिपाही पहरा दे रहे होते हैं। रुको, ये इलाका प्रतिबंधित है। पर शिनोआ अपनी जेब से एक पॉकेट वॉच निकालती है और उसमें अपने खानदान का क्रेस्ट दिखाती है। जापानी इंपीरियल डीमन आर्मी की वैम्पायर एक्सटरमिनेशन यूनिट से हूँ। सिपाही एक दूसरे को देखते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। अंदर साइंटिस्ट खून की शीशियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। गुरिन ऑफिस में बैठा सब देख रहा है। शिनोआ गुरिन का कॉलर पकड़कर पूछती है, यू के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे क्या था और तूने उसे कौन सी दवा दी थी? गुरिन मुस्कुराता है, सवाल घुमा देता है, बता इंसान इस दुनिया में कैसे जिएंगे जहाँ मौत के घुड़सवार और वैम्पायर्स भरे पड़े हैं? शिनोआ की बहन के बारे में बात छेड़ता है, उसने तो अपनी जान ही दे दी थी कर्स्ड गियर के लिए। शिनोआ का चेहरा लाल पड़ जाता है। गुरिन उसे चिढ़ाने लगता है, तो तुझे यू पर क्रश है? शिनोआ गुस्से में मुंह फेर लेती है, नन्ही बकवास बंद कर। गुरिन आखिरकार कहता है, दवा का असर 5 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर यू उठ जाएगा। 5 दिन। शिनोआ यू के अस्पताल के बेड के पास बैठी है, उसका हाथ पकड़कर बस यही सोच रही है, कब उठेगा ये पागल? पर जोर से बोल देती है, और हाँ, मुझे इस पर क्रश नहीं है। फ्लैशबैक, युद्ध के समय मिकाएला इंसानों से गुस्से में पागल हो चुका है। फेरेड उससे शांति से रहने को कहता है, पर मिका सिर्फ यू को बचाना चाहता है। पर फेरेड सिर्फ हंसता है। इंसानों की ख्वाहिशें गंदी होती है, अब इसे बचाना नामुमकिन है। अचानक शिनोआ यू को गले लगा लेती है। मिकाएला गुस्से में चिल्लाता है। फेरेड मजे से पूछता है, ओह, तो तुझे इंसानों से नफरत हो गई? पर मिका चीख कर कहता है, चुप कर फेरेड। फेरेड मुस्कुराता है, देखते हैं तू आगे क्या बनता है, लेकिन अभी हमें
हमें जाना होगा। फेरिड मिका के कंधे पर हाथ रखता है। हाथ हटाओ मुझसे। मिका गुस्से में चिल्लाता है, पर फेरिड हंसते हुए उसकी गर्दन पकड़ लेता है। दूसरी तरफ एक अजीब सी लैब में मिका एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर के अंदर है। वो नग्न, कांपता हुआ, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। कर्स डिटॉक्सिफिकेशन पूरा हो गया। एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजती है। भाप के साथ कंटेनर खुलता है। मिका होश में आता है और धीरे से अपने आंसू पोंछता है। मैंने वैम्पायर बनने के बाद कभी नहीं रोया, वो खुद से बुदबुदाता है। मिका, लाकिस और रेनी जल्दी जल्दी कपड़े पहनते हैं। लाकिस गुस्से में कहता है, सिर्फ एक इंसान की वजह से हम इतनी मुसीबत में हैं। मिका चुप रहता है। तेरी हालत सबसे खराब थी। घाव कैसे है? लाकिस पूछता है, पर मिका कोई जवाब नहीं देता। लाकिस चिढ़ जाता है, फिर से इग्नोर कर रहा है। रेनी दूसरी बात छेड़ती है, वो राक्षस कौन था जिससे हमने सामना किया? लाकिस संकेत देता है। प्रोजेनिटर काउंसिल इस बात से परेशान है कि इंसान सराफ ऑफ द एंड नाम की खतरनाक जादुई शक्ति पर रिसर्च कर रहे हैं। शिंजुकू पर हमला इसी चीज को हासिल करने के लिए किया गया था, लेकिन क्या हम सफल हुए? पता नहीं, क्योंकि लॉर्ड फेरिड कमांड में था और उसकी हरकतों का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। लाकिस धीरे से कहता है, मुझे लगता है मिका और उस मॉन्स्टर का कोई गहरा कनेक्शन है। शायद यही वजह है कि क्वीन क्रिल उसे अपना फेवरेट मानती है। रेनी और लाकिस जानना चाहते हैं कि मिका असल में है कौन, पर मिका सिर्फ गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं कुछ नहीं, बस एक बदसूरत वैम्पायर हूँ। लाकिस हैरान रह जाता है। मिका को रॉयल ऑडियंस चैम्बर में बुलाया जा रहा है। क्रिल टेपीज ने उसे मिलने बुलाया है। लाकिस हंसता है, तो क्वीन ने अपने पालतू को बुलाया है। मिका कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ 7 दिन बाद अस्पताल में यू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। तू जा गया। योइची जो पास में सो रहा था खुशी से उछल जाता है। यू झट से पूछता है, बाकी सब ठीक है? योइची उसे गले लगाता है। हाँ, तू ही अकेला था जो सबसे ज्यादा घायल था। तू कोमा में 7 दिन तक था। अस्पताल में योइची के जाने के बाद यू गहरी सांस लेता है। सब ठीक है। वो राहत की सांस भरता है, पर एक ख्याल उसे अंदर तक हिला देता है। क्या मिका सच में जिंदा था या वो बस एक सपना था? उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगर मिका जिंदा है तो कुछ भी और मायने नहीं रखता। तभी दरवाजा खुलता है। अरे वाह, बड़ा रोनी बच्चा बन गया तू। शिनोआ मजाक उड़ाती है। यू घबरा कर आंसू पोंछने लगता है, पर शिनोआ मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, जब अपने जिंदा होने की खबर मिले तो रोना बनता है। वैसे मैं खुश हूँ कि तू जा गया, वो कहती है और पास आकर बैठ जाती है। यू धीरे से पूछता है, आखिर हुआ क्या था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। शिनोआ हंसती है, तूने बीच लड़ाई में कहा सोने जा रहा हूँ और सच में सो गया। यू, ऐसा थोड़ी होता है। शिनोआ फिर गंभीर होते हुए बताती है, तू अचानक बेहोश हो गया और हमारी यूनिट पूरी तरह हारने वाली थी। पर तभी किरितो और शिन्या हरागी की मुख्य यूनिट समय पर आ गई। उन्होंने बहुत सारे सामान्य वैम्पायर मार दिए, पर नोबल्स को हरा नहीं पाए। कुछ वैम्पायर पकड़े गए, लेकिन ज्यादातर भाग गए। यू की आंखें बड़ी हो जाती है। मिका का क्या हुआ? क्या वो अब भी मेरा दोस्त है या दुश्मन? बस अगर मिका जिंदा है तो और कुछ मायने नहीं रखता। शिनोआ गहरी सांस लेकर कहती है, मिका को वैम्पायर्स उठा ले गए। यू मुस्कुराता है, थैंक शिनोआ। शिनोआ, पर एक बात ध्यान में रखना, अस्पताल से बाहर मत जाना और अकेले वैम्पायर्स के पीछे भागने की सोच भी मत। यू, ठीक है, मैं वादा करता हूँ। पर उसके दिल में एक ही बात चल रही थी, मिका, मैं तुझे फिर से जरूर देखूंगा।